सारी चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं का ही जो है वो एक सिंपली जो है ना वो रिवीजन होगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो टर्मिनोलॉजीज ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर करें कि हो सकता है कि जो टर्म्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी यूज होते हो, लेकिन हम जो बात करेंगे वो स्पेसिफिकली बात करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉइल साइंस। ओके। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है अमोनिफिकेशन। ठीक है। अब अमोनिफिकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है सॉइल के अंदर जिसमें क्या होता है कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं अमोनिकल फॉर्म में। ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ वाक़ होता है, क्योंकि मैंने आपको जो है वो नाइट्रोजन साइकिल नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं जो है वो लगी थी कि ये इतना कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखें, जब कभी भी आप जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन डालते हैं सॉइल के अंदर, तो क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसमें से जो है वो प्रोटीन्स को जो है वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। आते हैं तोड़ते रहते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आपकी प्रोटीन्स हैं वो भी जो है वो टूट जाती हैं, और जो प्रोटीन्स आपकी टूटती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं अमोनियम फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन, द प्रोसेस in which amino acids are converted into the ammonical form of nitrogen is called as अमोनिफिकेशन। ठीक है। इसका आगे वाला जो टर्म है वो नाइट्रिफिकेशन है एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन है, जो कि आपका पूरा का पूरा जो है वो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कवर कर देगा। तो अमोनिफिकेशन आ सकता है क्वेश्चन कि भाई द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू द अमोनिकल फॉर्म इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा अमोनिफिकेशन। दूसरा जो टर्म है वो है एडिक्वेट। ठीक है। अब ये एडिक्वेट जो टर्म है ये आमतौर पर प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर यूज होता है। ठीक है। जब हम जो है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं या न्यूट्रिएंट्स के जो है वो लेवल के बारे में पढ़ते हैं, या किसी भी सॉइल के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स के लेवल्स की जब बात की जाती है तो वहां पर हम यूज करते हैं एडिक्वेट। ठीक है। तो एडिक्वेट का मतलब ये है कि आपका जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो आपकी जमीन में वाफिर मिकदार में मौजूद है फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि एडिक्वेट वहां पर यूज किया जाता है, यानी कि काफी है, बहुत सारा नहीं है, काफी है, जितनी जरूरत है प्लांट को उस हिसाब से वो उतना जो है वो न्यूट्रिएंट आपका मौजूद है। तो एडिक्वेट को भी याद रखें कि कभी आपको कहीं पर भी ये देखें, टर्मिनोलॉजीज जो हैं इसके अंदर वो काफी टिपिकल भी हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कभी भी कहीं पर भी ये चीजें जो है वो आपके सामने आ सकती हैं। सो थिंग्स कैन कम इन एनी वे। तो इसका मतलब होता है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब ये है कि एक टारगेटेड एलिमेंट है या स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, कंटेंट है या क्वांटिटी है, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, यू कैन से एनीथिंग, वो आपकी सॉइल में इतनी है जितनी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। दिस इज कॉल्ड एज एडिक्वेट लेवल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। उसके बाद एक दूसरा टर्म है जो है अल्कलाइन सॉइल। ठीक है। अब जब हमने पीएच के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर बात पढ़ी थी कि भाई पीएच का जो स्केल है वो 0 से 14 तक जो है वो होता है। 0 से 7 तक जो है वो, सॉरी, 0 से 6 तक जो है वो आपके जो है 0 to 6.9, सॉरी, 0 से लेके 6.9 तक जो है वो आपके एसिडिक लेवल्स हैं। 7 आपका न्यूट्रल है, और 7.1 से लेके 7.14, सॉरी, 7.1 से लेके 14 तक जो है वो क्या कहलाते हैं, वो फिर कहलाते हैं अल्कलाइन। सो अल्कलाइन सॉइल कौन सी सॉइल को बोला जाता है? हर वो सॉइल जिसकी पीएच 7 से ऊपर हो तो उसको हम कहते हैं अल्कलाइन सॉइल। ठीक है। अब अगर आप सैलिनिटी के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो सैलिनिटी के कॉन्टेक्स्ट में इनको फिर किसी दूसरे एंगल में यूज किया जाता है, तो वो वाला एंगल यहाँ पर हम जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तो अल्कलाइन सॉइल क्या होती है? कोई भी ऐसी सॉइल जिसका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा हो, उस सॉइल को हम कहते हैं अल्कलाइन सॉइल।
पाकिस्तान की सॉइल्स का जो पीएच है वो 7.5 से 8.5 तक होता है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सॉइल्स हैं वो अल्कलाइन इन नेचर है। फोर्थ जो टर्म है वो है एलिलियोपैथी। ठीक है, एलिलियोपैथी। तो एलिलियोपैथी क्या होती है? एलिलियोपैथी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि भाई एक प्लांट जो है वो कुछ ऐसा जो है वो मटेरियल या कोई केमिकल कंपाउंड सीक्रेट करता है जिसका दूसरे प्लांट के ऊपर हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। एलिलियोपैथी का मतलब यही है कि भाई द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट, यानी कि किसी एक प्लांट का या किसी एक पौधे का नेगेटिव इफेक्ट है, नुकसानकार असर है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, किस वजह से? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। इसका मतलब ये है कि एलिलोपैथी का मतलब ये है कि एक प्लांट है जो कुछ ऐसे कंपाउंड सीक्रेट करता है जिसके जो है वो दूसरी क्रॉप की स्पीशीज के ऊपर या दूसरी प्लांट की टाइप्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हो, तो उस फिनोमेना को कहा जाता है एलिलियोपैथी। एलिलियोपैथी आजकल के दौर में हम एग्रीकल्चर में बहुत वाइडली जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकली दिस थिंग इज कंसर्न विद द एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी के अंदर हम आमतौर पर ये देखते हैं कि भाई एलिलोपैथिक इफेक्ट कितना है, कि कितना परसेंट जो है वो इसमें से कोई ऐसी चीज निकलती है कि जो दूसरे क्रॉप्स के लिए, अल्टीमेटली वीड्स के लिए हम ये पढ़ रहे होते हैं कि भाई कौन सा क्रॉप है जो कुछ ऐसे कंपाउंड सीक्रेट करता है जिससे आपकी जो वीड्स की जो ग्रोथ है तो वो जो है वो कम या जो है वो ज्यादा हो सकती है। सो इसको हम कहते हैं एलिलोपैथी। द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट, किसी एक प्लांट का किसी दूसरे प्लांट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, उस फिनोमेना को कहा जाता है एलिलियोपैथी। आगे चलते हैं। तो नंबर 5 पे है अलूवियम। ठीक है, अब हमने जब बात की थी, जब हम सॉइल फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने बात की थी पेरेंट मटेरियल की। तो पेरेंट मटेरियल जो है वो मैंने आपको बताया था कि भाई एक होता है इन सिट्यू पेरेंट मटेरियल, यानी कि जो जहाँ से बना है वहीं पर ही मौजूद हो। दूसरे होते हैं ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल्स, यानी कि जिनको दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट किया गया हो। तो एल्यूवियम का मतलब, जहां पर भी लफ्ज एल्यूवियम यूज हो वहां पर आप ये समझ जाना कि ये एल्यूवियम का मतलब है कोई भी ऐसा पेरेंट मटेरियल जो पानी की वजह से बहकर आया हो। हम ये कहते हैं कि सिंध की जो सॉइल्स हैं वो अलूवियल है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सॉइल्स हैं वो उनका जो पेरेंट मटेरियल है वो वाटर की मदद से जो है वो डिस्पेच होकर आया है, या वाटर की वजह से जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर आया है। जो रिवर इंडस हमारे पास बह रही है वो सालों साल से जो है वो पेरेंट मटेरियल ला के डिपॉजिट करती है, और जहाँ जहाँ तक ये पानी जाता है वहां वहां पर ये मटेरियल जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो जाता ही रहता है। नंबर 6 पर है अमेंडमेंट। ठीक है, अब हम कह रहे हैं होते हैं कि भाई केमिकल अमेंडमेंट कर लो, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट कर लो, ठीक है, फर्टिलाइजर अमेंडमेंट कर लो। अमेंडमेंट का मतलब है क्या? कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका जिप्सम हो सकता है, आपका लाइम हो सकता है, सॉडस्ट हो सकती है, एलिमेंटल सल्फर हो सकता है, इवन कंपोस्ट हो सकता है, या इनके अलावा कोई दूसरी चीज जो जमीन में एड की जाती है या जमीन में जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि जिससे प्लांट की ग्रोथ को बेहतर बनाया जाए, उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। एनी सब्सटेंस एडेड इनटू द सॉइल फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड अमेंडमेंट। ठीक है, अब ये टर्म्स देखें, जनरली लाजमी नहीं है कि ये टेस्ट में आ रहा है, लेकिन आप सारे एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं, आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं पर जरूर काम आएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अमेंडमेंट, कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस, ठीक है, उसमें जिप्सम हो सकता है, उसमें लाइम हो सकता है, यानी कि ये सारी की सारी चीजें देखें अब हम क्यों करते हैं, ताकि सॉइल की कंडीशंस को बेहतर बनाया जाए। और जब आपकी सॉइल की कंडीशंस बेहतर बनेगी तो फिर क्या होता है कि आपकी जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो जाती है। So this is called as amendment. Anything, any substance, any material added into the soil which can improve soil conditions for the betterment of plant growth is called as amendment. ठीक है, उसके बाद है अनाइन।
ठीक है, बहुत सारी जगहों पर यूज होता है, जैसे बेसिकली ये केमिस्ट्री का ये टर्म है। ठीक है, तो अनाइंस क्या होते हैं? अनाइंस का मतलब है नेगेटिव चार्ज आयन। कोई भी ऐसी आयन हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम कहते हैं अनाइन। ठीक है, आ सकता है कभी भी क्वेश्चन के भाई अनाइंस है, ये कैटाइंस हैं। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कहा जाता है कैटाइंस, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर उनको कहा जाता है अनाइंस। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, अगला जो टर्म है वो है एरिड। अब ये बहुत दफा यूज हुआ है कि भाई हम एरिड और सेमी एरिड रीजन में आते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एरिड है। ठीक है, वो गर्म है, खुश्क है। तो एरिड को अगर आप उर्दू में देखेंगे तो एरिड का मतलब होता है खुश्की वाले इलाके। जो एरिड जो टर्म है वो उसको यूज किया जाता है डिस्क्राइब अ क्लाइमेट और एनवायरनमेंट। ठीक है, जहां पर मॉइस्चर की कमी हो या प्रेसिपिटेशन की कमी हो, तो ऐसे एनवायरनमेंट या क्लाइमेटिक रीजन को कहा जाता है एरिड। एरिड का मतलब ये है कि वो जगहें या वो माहौल जहां पर मॉइस्चर कम हो या रेनफॉल कम हो, ऐसे इलाके या ऐसे क्लाइमेट को कहा जाता है एरिड। ठीक है, अब एरिड रीजन्स जो होते हैं वो टिपिकली ड्राई होते हैं, उनके अंदर सालों के अंदर जितनी बारिश होती है वो कम होती है, और वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। अगर आप इन तीनों चीजों को हमारे जो है वो माहौल के साथ जो है वो कंपेयर करें, तो एग्जैक्टली हम इसी के अंदर जो है वो फॉल करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी यही होता है कि हमारे पास खुश्क मौसम रहता है। ठीक है, हमारे पास हवा में नमी इतनी नहीं है। अगर हवा में नमी होती तो फिर हमारा जो है वो जो रीजन है वो ट्रॉपिकल कहलाता। ठीक है, जैसे कराची का मौसम है, वहां पर जो है वो हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास समर्स के अंदर जो है वो लू लगती है। ठीक है, जैसे पान सिंधी में झोलो जवन आयु। सो ड्राई विंड्स होती हैं, हॉट क्लाइमेट होता है हमारे पास, और उन्हीं मौसम के अंदर बारिश भी जो होती है वो कम होती है। तो ऐसे रीजन्स जहां पर टेम्परेचर जो है वो हाई हो, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो कम हो, और वहां पर एट द सेम टाइम बारिशें कम पड़े, तो उस रीजन को प्रैक्टिकली कहा जाता है एरिड रीजन। ठीक है, और वहां पर रेनफॉल के साथ साथ जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है अवेलेबल न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जो प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, जब कभी भी आप क्या करते हैं, कोई फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं या किसी न्यूट्रिएंट की एनालिसिस कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर, तो वहां पर दो टर्म्स यूज होते हैं। एक होता है अवेलेबल फॉर्म या अवेलेबल न्यूट्रिएंट, और एक होती है फिक्स्ड फॉर्म या अनअवेलेबल फॉर्म। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। आप जो फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं उसकी कंपोजिशन कुछ और होती है, वो टूटता है, उसके प्रोसेस से गुजरता है, उसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड अल्टीमेटली वो एक वक्त पर किसी ऐसी फॉर्म में आ जाता है जो आपके प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाती है। अगर आपके प्लांट ने उसको उस टाइम पर अवेलेबल किया तो ठीक है, वरना वो फिर एक्सपोज हो जाएगा दूसरे केमिकल रिएक्शंस को, एंड अल्टीमेटली वो फिर फिक्स फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अवेलेबल न्यूट्रिएंट से मुराद ये है कि भाई किसी भी न्यूट्रिएंट का वो पोर्शन जमीन के अंदर जो कि प्लांट की अवेलेबिलिटी के लिए या प्लांट के अवेलेबल सॉरी अपटेक के लिए रेडिली अवेलेबल हो, तो उस पोर्शन को कहा जाता है अवेलेबल न्यूट्रिएंट या अवेलेबल फॉर्म। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो अपटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और अमोनियम आयन। ठीक है, तो अब आप नाइट्रोजन किसी भी फॉर्म में अप्लाई कर लें, ऑर्गेनिक में डाल दें, यूरिया से डाल दें, डीएपी वाली नाइट्रोजन दे दें, लेकिन जब तक इन दो फॉर्म्स में ये नहीं आएगा, आपका जो अमेंडमेंट जो आपने अप्लाई की है, जब तक वो उस फॉर्म में नहीं आएगी, आपका न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं कहलाएगा। पड़ी रहे नाइट्रोजन फिक्स जो कि आपके केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, आपके कंपोस्ट में पड़ी रहे, आपके ऑर्गेनिक मैटर के अंदर पड़ी रहे नाइट्रोजन, लेकिन
वो तब तक अपटेक नहीं होगी जब तक प्लांट अवेलेबल फॉर्म में नहीं आएगी। तो अवेलेबल फॉर्म का मतलब ही यही है, या अवेलेबल न्यूट्रिएंट का मतलब ही यही है कि किसी भी न्यूट्रिएंट का वो हिस्सा या किसी भी न्यूट्रिएंट की वो फॉर्म जो प्लांट की अपटेक के लिए रेडिली अवेलेबल हो, तो उसको कहा जाता है अवेलेबल न्यूट्रिएंट। ओके। इसके बाद है अवेलेबल वाटर। ठीक है, अब ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इरिगेशन वाले में कि भाई अवेलेबल वाटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब अवेलेबल वाटर का मतलब होता है कि पानी का वो मिकदार या पानी का वो कंटेंट जो कि फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बीच में हो। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोगों ने जब एरीगेशन का लेक्चर डिस्कस किया था तो वहां पर हमने ये बातें पढ़ी थी कि भाई फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, और आपकी जो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट है वो क्या आती है। मैं यहाँ पर अगेन इसको रिपीट कर लेता हूँ, मे भी आप में से अगर कोई वहां पर मौजूद नहीं था तो उसको भी समझ आ जाएगा। देखें, जब कभी भी आप एरीगेशन अप्लाई करते हैं या बारिश होती है, तो आपके जो सॉइल के जो पोर्स हैं वो फिल हो जाते हैं वाटर के साथ, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेचुरेशन। जब आपकी सॉइल्स के जो भी पोर्स हैं वो पानी के साथ फिलअप हो जाएं, तो इसको कहा जाता है कि भाई ये सॉइल सेचुरेट हो गई है, या सेचुरेशन का अमल सॉइल के अंदर स्टार्ट हो गया है। कुछ वक्त गुजरने के बाद, एक दिन के बाद, दो दिन के बाद क्या होता है कि आपके जो मैक्रो पोर्स हैं या लार्ज पोर्स हैं, उनके अंदर जो मौजूद पानी होता है वो ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उन पोर्स से निकल के और नीचे चला जाता है आपके ग्राउंड वाटर एक्विफर में। तो ये भी बहुत एक जरूरी बात है कि अगर आपकी सॉइल के अंदर एयर नहीं आएगी या मैक्रोपोर्स के अंदर अगर पानी ही रहता तो फिर एयर कहाँ जाती। तो एयर को सिस्टम में लाने के लिए ग्रेविटी क्या करती है, कुछ पानी को अपनी तरफ घेर लेती है, और ये जो पानी जो ड्रेन होके इरिगेशन के बाद मैक्रोपोर से निकल के ग्राउंड वाटर में या नीचे चला जाता है, इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। जनरली ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता। अब जब ग्रेविटेशनल वाटर वहां से निकलना शुरू होगा, तो जितना पानी ग्रेविटी के एक्शन से जाया होना होगा या बहना होगा, उतना फ्री ड्रेन होकर बाहर चला जाएगा। उसके बाद जो पानी बचता है, या 2 या 3 दिन के बाद जब आपकी जमीन वट में आ जाती है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब ही यही है कि भाई फील्ड कैपेसिटी को अगर हम थोड़ा टेक्निकली समझे, तो फील्ड कैपेसिटी एक ऐसी स्टेज है जहां पर सॉइल के अंदर पानी उस वाटर पोटेंशियल के अंदर हेल्ड किया जाता है जो प्लांट की अवेलेबिलिटी के लिए मुयसर हो। ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर बह गया, वो प्लांट्स को थोड़ी मिलेगा। अब जब आपकी जमीन वट में आ जाती है या फील्ड कैपेसिटी पे आ जाती है, तो अब आपकी जमीन के अंदर जितना भी पानी है वो प्लांट्स उठाना शुरू कर देंगे। और वो तब तक उठाएंगे कि जब आपकी जमीन की एक हद नहीं आ जाती। ठीक है, एक फिर फील्ड कैपेसिटी पे जब आपकी सॉइल आ जाएगी, तो वो फिर प्लांट को वाटर अवेलेबल करके शुरू हो जाएगी। फिर प्लांट्स क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से पानी जो है वो पकड़ लेते हैं। अब एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर फिर अगेन क्या होता है कि प्लांट्स को वाटर की अवेलेबिलिटी बंद हो जाती है। पानी तो जमीन के अंदर होता है, लेकिन उसका वाटर पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाता है कि प्लांट उस फोर्स के साथ जमीन से अंदर से पानी नहीं ले सकते। इस पॉइंट को हम कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी सॉइल के अंदर वाटर इस लेवल तक जो है वो कम हो जाए कि प्लांट उसको अपटेक ना कर पा रहे हो, और उसकी वजह से उनके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाएं एंड देन झड़ जाएं, तो उसको हम कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब आप इसको ऐसे समझें कि भाई अवेलेबिलिटी का टॉप क्राइटेरिया है फील्ड कैपेसिटी, और उसका लोअर क्राइटेरिया है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। यानी कि जब फील्ड कैपेसिटी पे आएगा आपका सॉइल, या आपकी सॉइल फील्ड कैपेसिटी को अचीव करेगी, तो वहां से आपके प्लांट्स को पानी मुयसर होना शुरू होगा अप टू द परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब ही यही है कि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच में एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, इसके बीच में जितना भी पानी है उसको हम कहते हैं अवेलेबल वाटर। सिंपल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था, मैंने उस दिन भी लेक्चर में बताया था कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो आया है, पिछली दफा टेस्ट में आया है। उसके बाद एक टर्म है जिसको हम कहते हैं एरोबिक।
ये प्रैक्टिकली बायोलॉजी का टर्म है, हो सकता है ज्यादातर लोगों को पता हो। एरोबिक का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि दो किस्म की कंडीशन हो जाती है, एक एरोबिक कंडीशंस होती हैं, दूसरी एनारोबिक कंडीशंस होती है। एरोबिक कंडीशंस का मतलब ये होता है कि जब आपके सिस्टम के अंदर आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है फॉर द मल्टीटास्क या कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एरोबिक कंडीशंस। ठीक है। जब आपकी जमीन के अंदर ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाए या जितनी थी उतनी जो है वो मुख्तलिफ अमलों के अंदर जो है वो यूज हो गई, अब आपके पास कुछ नहीं बचा, तो इसको हम कहते हैं एनारोबिक कंडीशंस। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, वो माइक्रोब्स जो अपनी नशोनुमा या अपना लाइफ साइकिल ऑक्सीजन की मौजूदगी में पूरा कर सकें, उनको हम कहते हैं एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो जानदार जो अपनी जिंदगी ऑक्सीजन के